तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आज इसके क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे। बेसिकली पूरे डिटेल में तो नहीं, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, यानी इसी साल का है। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें पेपर देना है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को वॉच करें ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को परिभाषित करना है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को सही से पढ़े होंगे तो सेक्शन 2E में एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो सेट ऑफ द प्रोमिसेस विच फॉर्म बाय द कंसेंट दैट इज नोन एज एग्रीमेंट, यानी जहाँ दो पार्टियों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट को या कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जो कि बाइंड हो और उन दोनों पार्टियों पे ऑब्लिगेशन हो, उसे ही हम एग्रीमेंट कहते हैं। और सेक्शन भी जरूर से दिखाइएगा, इससे आप पूरा नंबर पाएंगे। इसके अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट। तो कंसेंट सेक्शन 13 में डिफाइन की गई है, यानी सेम थिंग इन सेम सेंस। इस फ्रेज को याद कर लीजिए, आप इसका भी आंसर लिख लेंगे कि कंसेंट क्या है। यानी वेयर टू पार्टीज हैव कंसेंट ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस दैट इज नोन कंसेंट। इसका उदाहरण अगर देखा जाए, मान लीजिए पार्टी ए है, पार्टी बी है। पार्टी ए के पास दो मोबाइल है, एक एंड्रॉयड है और एक कीपैड है। वो अपनी एंड्रॉयड मोबाइल बेचना चाहते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट करते हैं पार्टी नंबर बी से और 8,000 रुपये का तय करते हैं। पार्टी बी समझती है कि वो कीपैड मोबाइल वो बेचना चाहते हैं, लेकिन जो पार्टी ए है वो एंड्रॉयड मोबाइल बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच कन्फ्यूजन है, यानी कंसेंट इन दोनों का नहीं है। तो इस तरह से आप कंसेंट को समझ सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, हु इज़ माइनर। माइनर कौन है। अगर इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा जाए तो ये सेक्शन 12 में इसके बारे में बताया गया है। यानी अ पर्सन हु इज अंडर एज ऑफ मेजॉरिटी, लाइक मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट वी हैव द मेजॉरिटी age of 18 year. So if anyone is here who is under 18 years, so if he will make any contact with someone, so that will be void contract. तो आप लिख सकते हैं कि any person in India who is under age of 18 year, he will known as minor. चौथा क्वेश्चन है, डिफाइन फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में डिफाइन है, यानी दो पार्टियों के बीच कोई भी कॉन्टैक्ट होता है तो उनका जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए, कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैसे कि वहाँ पर कोअर्जन नहीं होना चाहिए, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, ठीक। ए जो है वो अपना मोबाइल बेचना चाहते हैं बी को, बी भी ये बात जानते हैं। ए बी को ईमेल करते हैं कि मैं 8,000 में आपको अपनी मोबाइल बेचना चाहता हूँ। बी ईमेल नहीं देखते हैं, बी भी एक ईमेल कर दिए रहते हैं कि मैं आपकी मोबाइल 10,000 में या 7,000 में खरीदना चाहता हूँ। यानी दोनों को जानकारी नहीं है। ओके, तो ये दोनों क्रॉस ऑफर ही ऑफरिंग कर रहे हैं, तो इसे ही हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। ओके, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन काउंटर ऑफर। ये जो काउंटर ऑफर है ना, एक क्रॉस ऑफर से एक स्टेप आगे का है। मान लीजिए पार्टी ए है और पार्टी बी है। पार्टी ए कोई चीज़ का प्रपोजल रखती है पार्टी बी के पास कि आप मेरी मोबाइल को 8,000 रुपये में ले लीजिए। तो पार्टी बी क्या करेंगे, पार्टी बी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दें या तो कहें कि नहीं थोड़ा कम कीजिए। तो अगर वो बोले नहीं मैं आपकी मोबाइल 6,000 में या 7,000 में लूँगा, तो इसे ही हम काउंटर ऑफर करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सप्लेन वाइडेबल एग्रीमेंट। वाइडेबल एग्रीमेंट आप लोग बढ़िया से जानते हैं, ये सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 30 के बीच में डिफाइन है, ना कि सिर्फ वाइडेबल। वाइड एग्रीमेंट भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ओके, यानी दो पार्टियों के, ये डिपेंड करता है दो पार्टियों के ऊपर कि उन पार्टियों में से अगर कोई पार्टी इसको वाइडेबल या कैंसिल कराना चाहे तो उसे ही हम वाइडेबल एग्रीमेंट कहते हैं, यानी जो इन्फोर्सिएबल हो लॉ के द्वारा। ओके, सातवां देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेक्शन 31 से लेकर 36 के बीच कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है, यानी अ कॉन्ट्रैक्ट
to do or not to do, that is known contingent contract. There will be always present a collateral contract, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ करने के लिए या ना कुछ करने के लिए कहा जाए, उसे ही हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, सेक्शन भी आप मेंशन कर सकते हैं प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। अब इसके अंतर्गत आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो 9वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज आप जानते होंगे कि ये क्या है। लिक्विडेटेड डैमेज बेसिकली अगर इसकी डिफिनेशन या इसको समझा जाए तो प्री डिटरमाइंड अमाउंट फॉर इन केस और इन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट विल नोन लिक्विडेटेड डैमेज। यानी दो पार्टियों के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टी कुछ अमाउंट को तय कर देती हैं कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करोगे या ब्रीच करोगे तो ये तुम में या मुझ में से कोई भी करेगा तो ये अमाउंट हमें कंपनसेशन के रूप में पे करना पड़ेगा। तो उस तरह की अमाउंट को ही हम लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। 10वां देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से पूछा गया है, यानी सेक्शन 10 ही देख लिया जाए। सेक्शन 10 में इसके बारे में बताया गया। सेक्शन 10 में कहा गया है कि कोर्ट के पास ये पावर है। कोर्ट के ये मैंडेटरी पावर नहीं है। कोर्ट को ऑब्वियसली या ये कंपलसरी है कि कोर्ट से रिलीफ एक्ट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराएगी। लेकिन यहाँ पर 3 एक्सेप्शन है। सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2 और सेक्शन 14 और सेक्शन 16। इन सेक्शंस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे उनका परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं कराएगी। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम कोर्ट के द्वारा परफॉर्मेंस उसका करा सकते हैं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल बी नोन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब सेक्शन बी देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस। तो ये जो है ये सेक्शन 12 से पूछा गया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इसमें वहाँ पर जब देखेंगे तो उसमें ये हेडिंग लिखी रहेगी हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो वहाँ पर आप देखेंगे अ पर्सन हु इज़ अंडर एज ऑफ मेजॉरिटी बाय लॉ, he will known as a minor, and when he will do any contract with someone so it will known as a void contract। और यहाँ पर 1-2 बात और हैं कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है, पागल पर्सन है, उसके द्वारा भी किया गया कोई कॉन्ट्रैक्ट वो भी वाइड कहलाएगा। ओके, इसके अंतर्गत आप केस लिख सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मोरी बेबी वर्सेस धर्मोदा करके ये केस इसमें बता सकते हैं कि ये क्यों इसके अंतर्गत आता है और ये वाइड क्यों है। ओके, इसी में और करके क्वेश्चन है, डिफाइन प्रपोजल एंड आल्सो डिस्टिंग्विश इट विथ इनविटेशन टू ऑफर। प्रपोजल जो कि सेक्शन 2A में डिफाइन है, यानी दो पार्टी बिटवीन टू पार्टीज व्हेन one party is offering to do something or not to do something, like for doing some particular work or abstain to do, that will known as offer। ओके, इसको ही ऑफर कहते हैं। और इसी सेक्शन में अगर आप इनविटेशन टू ऑफर को भी देखेंगे तो वो भी बहुत सिंपल है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्टकट में ही आपको बता दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। यानी ओनली पार्टी हैव राइट टू फाइल अ सूट फॉर कंपनसेशन ऑफ दैट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ए और बी ही लायबल रहेंगे कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करने के लिए। उनका कोई दोस्त या कोई उनके बिहाफ पर कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसी को ही प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके ये जो है एक डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस है, तो डॉक्ट्रिन देख लीजिएगा और उसके अंतर्गत आप इसके अंतर्गत बढ़िया से डिफाइन करके आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत और करके है, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वाइड। तो ये जो है सेक्शन 27 से है। सेक्शन 26 है, अगर एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन इन मैरिज दैट इज़ वाइड। यहाँ पर ये सेक्शन 27 है, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज़ वाइड। इसका कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि गुडविलिंग ले ली जाए किसी कंपनी की, या पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पर भी वो जो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड नहीं होगा। ओके, तो आप ये देख लीजिएगा, इसको डिटेल में ही लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। एग्जाम्पल में आप किसी भी तरह बना के लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, डिस्कस फ्रॉड एंड डिफरेंस इट विथ मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड जो कि
सेक्शन नंबर 17 में डिफाइन है और मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में डिफाइंड है। फ्रॉड मतलब किसी का अगर इंटेंशन हो किसी को डिसीव करने का, मान लीजिए कोई वादा कर लेता है और उसको परफॉर्म नहीं करता है तो उसको हम फ्रॉड कहते हैं। यानी इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन टू डिसीव समवन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल नोन एज अ फ्रॉड। ओके, और अगर मिस रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो इसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है। यानी व्हेन अ पार्टी ही सपोज दैट इट विल बी ट्रू वेयर ही इज़ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो किसी कार को बेचना चाहता है, उसे नहीं पता है कि वो कार मेड इन जर्मनी है, लेकिन वो कहता है कि मेरी कार मेड इन जर्मनी है, क्योंकि वो उस कार का लुक देखकर गेस करता है कि ये जर्मनी की ही बनाई गई होगी। यानी वो अवेयर नहीं है इस चीज़ में, तो उसे ही हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। तो यानी फ्रॉड एक स्टेप आगे है तो मिस रिप्रेजेंटेशन उसका इनिशियल पार्ट है। तो इस प्रकार से आप इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और फ्रॉड जो है पनिशेबल है, मिस रिप्रेजेंटेशन पनिशेबल नहीं है। ओके, तो ये होगा 14। इसी के अंतर्गत और करके है डिस्कस टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 50 तक दिया गया है। सेक्शन 46 के अंतर्गत कहा गया है कि जहाँ पर कोई टाइम मेंशन ना हो, ना कोई एप्लीकेशन मेंशन हो प्रोमिजी के द्वारा, तो कोर्ट इसमें रीजनेबल टाइम फिक्स करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड सेक्शन 47 में है कि जहाँ पर टाइम तो मेंशन हो जाता है लेकिन एप्लीकेशन नहीं मेंशन होता है, तो ये प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो यूजुअल आवर में आके सामान का या उस माल का डिलीवरी करे। ओके, और अगर सेक्शन 47 देखा जाए, सेक्शन 48 देखा जाए, तो सेक्शन 48 बेसिकली डील करता है कि जब प्रोमिसर प्रॉपर टाइम या प्रॉपर प्लेस का बारे में न बताए तो वो उसकी ड्यूटी होती है कि वो इन्फॉर्म करे कि कहाँ पर सामान की डिलीवरी करनी और कहाँ पर नहीं। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, इसमें और 2 सेक्शन है। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। सेक्शन 5 क्वेश्चन 5, डैमेज आर कंपनसेटरी फॉर लॉस एंड नॉट पेनल, डिस्कस। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो अगर मान लीजिए किसी का अगर डैमेज हो जाता है तो या नुकसान या इंजरी हो जाती है, तो उसका जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो उसके इलाज की पूर्ति की बेसिस पे मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो जिस पर्सन के द्वारा या जिसके कारण वो इंजरी हुआ है उस हिसाब से मिले। यानी ओके, यानी ए और दो पार्टी हैं। मान लीजिए बी के द्वारा किसी भी फ्रॉड या किसी भी प्रॉब्लम से ए को नुकसान हुआ है, तो अगर जो बी है वो फाइल करता है इशू, तो उस फ्रॉड के हिसाब से जो ए है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये नहीं कि नहीं उसने नुकसान किया है तो उसके हिसाब से और उसके ऊपर कोई अलग से कंपनसेशन लागू हो या उसको हार्म पहुंचाया जाए, ऐसे नहीं। यानी जो डैमेज होना चाहिए वो कंपनसेटरी होना चाहिए, न कि दंडिक रूप के दंड के आधार पे। ओके, क्वेश्चन नंबर, इसमें एक और करके, इसमें भी सब में और करके दिया है। आप समझ जाएंगे कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा आएगा उसे कीजिएगा। क्लियर रहना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट और हेडिंग आपने सही डाल दी तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बना के किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल दे सकते हैं। डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये फाइंडर ऑफ गुड्स बेसिकली सेक्शन 71 में दिया गया है। यानी अगर अ पर्सन हु इज़ द नॉट ओनर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन ही गॉट, सो ही हैज़ अ राइट टू ऑब्टेन दैट प्रॉपर्टी और दैट ऑब्जेक्ट लाइक अ बेली। ओके, मान लीजिए अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का पाया जाता है तो एक प्रकार से उसकी ड्यूटी होती है कि वो रीज़नेबल तरीके से उसको उस व्यक्ति तक पहुंचाए। ओके, अगर इन केस ऑफ, अगर मान लीजिए वो उस चीज़ का या उस सामान का नेचर जो है वो एक प्रकार से ख़त्म होने वाला, या मान लीजिए पनीर हो गई या पनीर हो गया या कोई और डिटर्मिनेबल या स्पॉइल होने वाली चीज़ हो गई, तो उसका पहला कर्तव्य ये होगा कि वो उसको बेचे और उसका जो अप्रोप्रिएट जो मनी मिलेगी वो फिर उस मनी को उस व्यक्ति तक पहुँचाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 यहाँ तक डिफाइन है। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट 68 में अगर देखा जाए तो इसमें ए कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर दैट विल बी नॉट वाइड और वाइडेबल।
यानी अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं किसी माइनर की वेलफेयर के लिए, जैसे कि अगर देखा जाए कि अगर कोई लूनेटिक व्यक्ति है या माइनर व्यक्ति है और उसकी बेसिक नेसेसरी को हम पूरा करते हैं, उसकी पढ़ाई लिखने, कपड़ा मकान इन सब में अपनी इनकम को वेस्ट करते हैं, तो हम क्लेम कर सकते हैं उनके प्रॉपर्टी के द्वारा जब वह माइनर मेजर हो जाएँ या जब वो उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। तो ये जो है ये एक प्रकार से वाइड नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेक्शन 12 में ही दिया गया है कि ए कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर दैट विल बी वाइड। तो यहाँ पर ये इसका एक्सेप्शन है। और सेक्शन 19 को देखा जाए तो 19 मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपका अगर इंटरेस्ट जुड़ा हो और बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इफ़ यू आर पेइंग द अमाउंट ऑफ दैट, so that will be not wide or wideable. It means then the person who will be the real owner of that contract, he will have to pay that amount to you. मान लीजिए कि मैं किसी कॉलोनी में रूम लेकर रहता हूँ, तो वहाँ पर लाइट 2 दिन से कट जा रही है, क्योंकि जो मकान मालिक है वो बिजली बिल नहीं जमा किया। वहाँ पर नोटिस आ गया है कि 5,000 रुपये जमा करो, नहीं तो मैं बिजली नहीं दूंगा। तो वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, मैं रह रहा हूँ, मेरे परिवार वाले रह रहे हैं, तो मैं उनको अंधेरे में तो रख नहीं सकता हूँ। तो मैं अपने मालिक के बिहाफ पर 5,000 पे कर सकता हूँ। तो यही जो है सेक्शन 69 डील करता है इससे। ओके, यानी इंटरेस्ट मेरा जुड़ा हुआ है, ऑन द बिहाफ ऑफ इट आई एम पेइंग द मनी, सो द रियल ओनर विल बी लायबल फॉर दैट मनी टू पे मी। और तो इसी प्रकार से आप सब देख सकते हैं। सेक्शन 69 बेसिक इसी तरह से डील करता है। सेक्शन 70 है, 71 है जो कि फाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर है, इस प्रकार से। ओके, तो अब देखते हैं और करके state the contract which cannot be specifically enforced as per provision of specific relief act। यानी इसमें पूछा गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताइए जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं आपको बताया हूँ कि सेक्शन 10 में ही मेंशन है कि सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2 और सेक्शन 14 और सेक्शन 16 इन सब के अंतर्गत जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन सब की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं करा सकती। ओके, इसके अंतर्गत अगर सेक्शन 14 ही देखा जाए तो इसमें सब्सटीट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम सब्सटीट्यूटेड वे में कर रहे हैं तो हम उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं डिमांड कर सकते हैं। और सब्सटीट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 20 में। तो ये सब देख लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सब। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंजॉय पाएंगे ये सब। अब सेक्शन सी देखते हैं। ओके, सेक्शन सी का जो 7वां क्वेश्चन है, डिफाइन कोवर्जन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस इन थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड। कोवर्जन यानी कोवर्जन को हमें बताना है। कोवर्जन बेसिकली ये सेक्शन 15 में डिफाइन है। कोवर्जन यानी कमिटिंग टू डू और थ्रेटन टू कमिट दैट विल नॉट कोवर्जन एंड विच इज़ फॉरबिडन बाय द लॉ दैट विल बी अवॉइडेबल। ओके, तो यह कोवर्जन है। इसके अंतर्गत आप कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इसमें आगे ही क्वेश्चन पूछा गया है, इज थ्रेटिंग टू कमिट सुसाइड कोवर्जन, यानी यह कमिट करना कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो वरना मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा, तो क्या यह भी कोवर्जन है? तो जी हाँ, यह भी एक कोवर्जन है। यह डिपेंड करता है नेचर पे या कंडीशन पे या उस सिचुएशन पे, लेकिन यह भी एक प्रकार से कोवर्जन ही है। इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ओके, 8वां है, लॉ एज विल एज जस्टिस रिक्वायर्ड दैट नो वन बिकम injustice reached commit the statement in the light of quasi contract। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेज है जो कि क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है, क्योंकि सेक्शन 12 में देखेंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड होगा। लेकिन इस जो थीम या मैगजीम है इसके ऊपर अगर देखा जाए तो सेक्शन जो 68 है उसमें कहा गया है कि अगर माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो वाइड नहीं होगा। आगे चलकर हम उसके स्टेट या प्रॉपर्टी से अपना जो भी इनकम वेस्ट किए हैं उनके बेसिक नेसेसिटी के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये इसी पे बेस है कि मान लीजिए कोई समाज में कोई तबका इतना बढ़ ना जाए कि लोगों का ध्यान न दे। एक प्रकार से इक्वालिटी की बात की गई है, ह्यूमैनिटी की बात यहाँ पर की गई है कि अन्याय करके हमें रीच नहीं होना है। अगर कोई है ऐसा जो
इस प्रकार से माइनर है या लूनेटिक है या इनकरप्ट हो गया है, एक प्रकार से बोल सकते हैं इंसॉल्वेंसी हो गई है, तो हम उनको उनकी बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करके बाद में उनसे क्लेम कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी से। 9वां देखते हैं, डिस्कस इन डिटेल प्रिंसिपल ऑफ मेजर्स ऑफ डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज गिवन अंडर सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो है सेक्शन 72 से लेकर 73 से लेकर 75 है। 73 यानी इसके बेसिकली इसका मतलब है कि कंपनसेशन कैसे डिफाइन होगा या कैसे मेजर होगा। सेक्शन 73 में कहा गया है कि वहाँ पर रियल लॉस होना चाहिए, कोई रिमोट डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी आग लगे यहाँ पर और बोला जाए कि नहीं यहाँ पर आग लगी है तो मेरा जो घर है वो पाकिस्तान में, वहाँ पर मेरा इतना नुकसान हो गया है, तो इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। कोर्ट यहाँ पर ये पहचानने की कोशिश करेगी कि रियल कॉज क्या था कॉन्ट्रैक्ट टूटने का या इस प्रकार की घटना होने का। अगर कोई रियल लॉस रहेगा तभी ब्रीच जो उसका कंपनसेशन होगा वो दिया जाएगा। और सेक्शन जो 74 है, सेक्शन 74 बेसिकली वो डिफाइन करता है कि मान लीजिए दो पार्टी के बीच अगर पेनाल्टी डिसाइड की जाए कि इन केस ऑफ ब्रीच यू विल हैव टू पे दिस सम ऑफ इंटरेस्ट। लाइक अगर कोई दो लोग हैं वो किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा करोगे तो तुम्हें 10% टैक्स देना पड़ेगा या 50% टैक्स देना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो यह जो है कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो रीज़नेबल है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा छोड़ दिया जाए तो सभी लोग यह सोचेंगे कि जो 50% मैं डिसाइड किया हूँ कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस और ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यू विल हैव टू पे 50% ऑफ द अमाउंट, तो ये गलत है। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि अप्रोप्रिएट कितना रहना चाहिए। ओके, सेम इसी तरह सेक्शन 75 भी है कि इन केस ऑफ ब्रीच court will decide that there should be any compensation should give or not, because it was the waste of the time, or restoration of money there should be given or not। okay, तो ये हो गया आपका ये। अब इसके दो क्वेश्चन रह गए हैं। व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस इट वेरियस मोड्स बाय सिटिंग एग्जाम्पल। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये तो ध्यान में नहीं आ रहा है लेकिन पढ़ा हुआ है तो इसको देख लीजिएगा आप। और 11 क्या है, व्हाट इज परपेचुअल इंजेक्शन, व्हेन इज परपेचुअल इंजेक्शन ग्रांटेड, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजेक्शन। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है। परपेचुअल जो इंजेक्शन है बेसिकली ये सेक्शन 38 में दिया गया है। सेक्शन 37 में आपका टेम्पररी इंजेक्शन है। परपेचुअल इंजेक्शन मतलब अस्थाई इंजेक्शन हो रहता है। और अगर इसके अंतर को देखा जाए तो जो जैसा कि आप नाम से ही समझते हैं, टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए होता है और परपेचुअल मतलब लंबे समय के लिए होता है। टेम्पररी किसी भी मुकदमे के बीच में दिया जा सकता है, परपेचुअल ओवरऑल लास्ट हियरिंग के बाद ही दिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आप डिफरेंट कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में मज़ा आया होगा, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। जानता हूँ कि सब कुछ नहीं सीखे होंगे और इतनी छोटी वीडियो में सब कुछ बता देना ये उचित भी नहीं है। तो मेहनत कीजिए, पेपर दीजिए, अच्छा स्कोर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और पेपर के साथ। ओके, धन्यवाद।